करेंगे हमारे हिस्टोरिक पीरियड को। इसके बिफोर हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड देखा एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के दौरान। अगर आपने इस चीज़ को मिस किया है तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है फ्रेंड्स, और जिन लोगों को हिस्ट्री अभी तक बुरी लग रही थी, बहुत बोरिंग लग रहा था, उन लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसके बाद। आज हम जो है हिस्टोरिक पीरियड शुरू कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो लोग भी इसको आज पढ़ेंगे उसमें से कुछ विषय आप लोगों के पढ़े हुए होंगे। बहुत ही संक्षिप्त में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बनती है उसको मैं लेके आई हूँ। सो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, राइट। इसको तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता, कमिंग ऑफ आर्यंस, ये दो फेज हैं इतिहास में। ये दो फेज हैं, एक सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा आर्यंस का आना, आर्यंस का इतिहास में जाना जाना। ये दो फेज जो है, इन दोनों को मिला के बनता है प्राचीन भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस का आना, ठीक है। इन दोनों फेज को मिला के बनता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब इस दो फेज को मैंने फिर से डिवाइड किया है, जिसमें आर्यंस के आने के पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है इतिहास में, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्री वैदिक पीरियड। और दूसरा, जब आर्यंस आ जाते हैं तो उस समय से हम लोगों का वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। ओके, बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता होगा कि कैसे, किस तरीके से ये पीरियड वो पीरियड, तो लाइक इस तरीके से चीज़ों को आप समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि इनके आने के पहले के समय को प्री वैदिक पीरियड और इस समय को वैदिक पीरियड, क्योंकि आर्यंस ही वेद को लेके आए थे, वेदा, तो इसलिए इस पीरियड को नाम दिया गया है वैदिक पीरियड। इसमें एक नोट डाउन करने वाली चीज़ जो है ये कि ये ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला सोर्स है भारत के इतिहास को जानने का। भारत के इतिहास को जानने का सबसे पहला सोर्स ऋग्वेदा को माना जाता है। अब देखिए, अब हम लोग जो है आर्यंस को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी विशेषताएं हैं, जिसको हम लोग बहुत संक्षिप्त में मैं लेके आप लोगों के लिए आई हूँ। और मुझे लगता है कि ये संक्षिप्त रूप आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, जिनको जीके की तैयारी करनी है उनके लिए भी, और जिनको इसको ब्रॉड रूप में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लिखना होता है उनके लिए भी। तो इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज ही अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लेना बहुत बेहतर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आप लोगों को बात बता देती हूँ, खुद से लिखा हुआ नोट्स, खुद से तैयार किया हुआ नोट्स कोई भी कभी भी नहीं भूलता है। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितने भी वीडियोस देख लें, जब तक आप अपने से खुद से चीज़ों को समझ के नोट डाउन नहीं करते, आपको याद नहीं रहने वाला है। मेरा मानना है कि जब हम खुद से अपने नोट्स तैयार करते हैं तो उसको हम लोग अपने दिमाग से लिख रहे होते हैं, इसलिए दिमाग में बैठ भी जाता है। खैर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इन वीडियोज़ का सहारा जरूर लीजिए, और जो फ्रेंड्स हमारे हिंदी समझते हैं उनको मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स में जाके इसको समझ के फिर अपना हिंदी में भी लिख लें, बेहतर है। इसलिए मैंने इंग्लिश में और साथ में हिंदी बोलने की भी कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी शुरुआत मानी जाती है भारत के इतिहास में 2800 BC से लेके 800 BC तक। कुछ किताबों में ये जो संख्या है वो इधर उधर रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ इतिहासकार, इसको मैंने कहा ना प्री हिस्टोरिक या आर्यंस के आने के पहले का जो समय था वो लगभग में गिनती की जाती है, क्योंकि बहुत एविडेंट जो एविडेंस है वो बहुत कम मात्रा में पाई गई। नेक्स्ट जो हम लोग इसके विशेषताओं को देखेंगे, वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। अब आप बोलेंगे कि ये 4 सभ्यता में से एक सभ्यता है, यानी कि 4 सभ्यता कौन कौन सी हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला मेसोपोटामिया, आप हिंदी में लिख सकते हैं। इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता। तीसरा चाइना, चीन की सभ्यता। और चौथी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब ये 4 सभ्यता का नाम है,
कई बार इतिहास में पूछा भी जाता है, जीके का क्वेश्चन हो। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ना यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक रहता है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये 3 सभ्यता यहाँ और ये चौथी सभ्यता यहाँ, ये 4 सभ्यता सबसे अर्लीस्ट सभ्यता माने प्राचीन सबसे प्रथम सभ्यता मानी जाती है, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पहले 4 सभ्यता में से एक है। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग इसकी थी। एक और टाउन प्लानिंग थी, और ये मैं और एक बात बता दूं, ये अर्बन सिविलाइजेशन था, राइट। ये अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि ये ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी, ये शहरीय व्यवस्था थी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ें बहुत मजा आने वाला है, इतिहास बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने वाली है। देखिए आज हम ग्रामीण और शहर की सभ्यता को जानते हैं, लेकिन ये शहर की सभ्यता बहुत पहले, मतलब इतिहास जब शुरू हो रही है, जिसकी जानकारी अभी भी खोजी जाती है, उस टाइम में ये पता चला है कि उस समय शहरी व्यवस्था थी। वहाँ के लोग टाउन में रहते थे, टाउन प्लानिंग था उनका। जो ईंटें थी ये वो पक्की ईंटें बनी हुई थी, मतलब कच्ची मिट्टी के ईंटें नहीं, पक्की हुई ईंटों से जो है उनके दीवार, उनके छत बने होते थे। टाउन प्लानिंग था, और ये ग्रिड सिस्टम में आते हैं। देखिए ये छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम को ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। अब ग्रिड सिस्टम जानते हैं कि एक तरीके के चीज़ें, मतलब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में पूरे दूर तक देखेंगे तो उसी सिस्टम में रहेगा। तो ये ग्रिड सिस्टम है, मतलब टाउन की जो प्लानिंग थी वो एक तरीके की होती थी। और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी, मतलब वहाँ पे बिल्डिंग जो थे कई तल्लों के होते थे। इस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे टाउन प्लान में। तो मतलब जैसे आप शहर की व्यवस्था देख रहे हैं वैसी व्यवस्था थी, नल थे, टैप थे, नालों की व्यवस्था थी, वहाँ पे पक्की ईंटों की छत और दीवार बने होते थे। और ये कह सकते हैं कि घरों में जो है वो व्यवस्था होती थी कि पानी कैसे निकलेगा, मतलब जिस तरीके से शहरों में रहते हैं हम आज, उस तरीके की व्यवस्था उस टाइम में भी हो गई थी। वहाँ के मनुष्यों ने टाउन प्लानिंग में ये सारी व्यवस्था को उन्होंने रखा था। अब ये ध्वंस हुआ तो उसके बाद ग्रामीण व्यवस्था आती है, मतलब हम लोग ग्रामीण व्यवस्था को जी रहे होते हैं। द सिटीज हैड सोशल हायरार्कीज। सिटीज मतलब जो शहर थे उसमें सामाजिक वर्गीकरण था, जैसे कि कुछ लेखक थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, ओके, और व्यापार भी उनका दूर दूर जगहों पे जाके होता था। कुछ व्यापार मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, इस तरीके की चीजें थी। एक फुल फ्लेश्ड मतलब पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी, ये पूरी तरह से विकसित थी, मतलब उसमें सब कुछ था, व्यापार था, अच्छी मकानें थी, लोग जो है एक व्यवस्थित ढंग से रहते थे। People achieved great accuracy in measuring length, mass, time. बहुत इंपॉर्टेंट है। People, वहाँ के लोग बहुत पहले एक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, मतलब एकदम एक्यूरेट वो लोग लंबाई, चौड़ाई, मात्रा, समय, ये सबको मापना उन्होंने बहुत एक्यूरेट तरीके से उस टाइम तक डेवलप कर चुके थे। They developed a system of uniform weights and measures. देखिए भार को वजन करना, मेजरमेंट निकालना, ये सब कुछ इनको आता था। वो व्यवस्था पूरी तरह से ध्वंस हो गई। अगर ये व्यवस्था ध्वंस नहीं होती तो शायद आज हम और भी आगे होते। इट इज नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको अब कई जगहों पे हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मन में क्वेश्चन आता होगा, इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर कहीं हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो जगह का नाम है, उस जगह पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को खोजी गई थी। उस जगह पे सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई थी, और इंडिया में, भारत में, ये ब्रिटिश राज के टाइम में हुआ था। मैं नाम नहीं बता रही फ्रेंड्स, ये आप लोगों का विषय है कि आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया कि बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कितने सन में की। फटाफट से कमेंट करके बताएं, क्योंकि आगे हम इसको जरूर डिस्क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि पूरा लिस्ट, पूरा चार्ट मैं देने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, जो जीके की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और बाकी लोग जो
इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में जाकर उनको हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए भी। तो ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी और इस वजह से ही इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ओके, हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना वैसे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा और जहाँ जो प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट करके बताएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी को लेकर एक पूरा कंप्लीट चार्ट मैं आप लोगों के लिए तैयार करके दे रही हूँ, आप उसको जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे, यानी कि कौन कौन सी जगह पे सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ एक जगहों के नाम मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में, और कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जिसको नोट डाउन बिल्कुल करिए, बिल्कुल से इसको किसी भी तरीके से सेव करके रखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला जो नाम आता है हड़प्पा, जो कि मैंने पहले ही कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है पहले खोजी गई थी, इसलिए हड़प्पा जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज जो मैंने क्वेश्चन पूछा था दयाराम साहनी इनका आंसर है और इसे खोजा था 1921-23 में, ठीक है। और ये रिवर का भी साथ में लिखते चलिए, मोंटगोमरी जिले में पंजाब, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है हुई है अब तक। ये पंजाब मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, सबसे पहले खोजा गया। दूसरा मोहनजोदड़ो, जिसका मीनिंग होता है माउंड ऑफ डेड, यानी कि मुर्दों का टीला, जिसको कहते हैं मुर्दों का टीला। इस मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला और इसको खोजा था आर.डी. बैनर्जी यानी राखालदास बैनर्जी ने 1922 में, और ये खोजा गया था कौन सी नदी के किनारे? इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे, इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे, जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब पाकिस्तान में ही, ठीक है, ये पाकिस्तान में ही है। अब आगे बढ़ते हैं, चान्हू तड़ो जो कि सिंध में है, ये भी पाकिस्तान में ही है और इसे खोजा था एन.जी. मौजूमदार ने, जो 1931 में इसकी खोज हुई थी। और इसके कौन से रिवर के बैंक में यानी कि किनारे खोजा गया था? तो ये भी इंडस, जो कि सिंध में ही है, पाकिस्तान, इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। अब चौथा आता है लोथल, जो गुजरात में है, और ये लोथल को भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन इतिहास का जो बंदरगाह है वो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी बंदरगाह पूछा जाता है जिसका नाम है लोथल। लोथल जो गुजरात में है, ये बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था। इसे खोजा था S.R. राव ने 1954 में, और ये कौन सा रिवर था? ये था भोगवा। और यहाँ पे राइस के एविडेंस मिले, यानी चावल, जले हुए चावल मिले हैं, और इन चावलों को देखकर हिस्टोरियंस ने जाना कि यहाँ पे ये लोग चावल की यानी धान की खेती होती थी और ये चावल खाते थे। नेक्स्ट है कालीबंगा, जिसको ब्लैक बैंगल्स कहते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है ब्लैक बैंगल्स, और ये राजस्थान में है, और इसे खोजा था बीबी लाल ने 1961 में, और ये कौन सा रिवर के बैंक में है? घग्गर, ठीक है। और यहाँ पे प्लफ्ड फील्ड यानी कि जुते हुए खेत, जो है खेत को जोता जाता है, यानी कि शहरी व्यवस्था के साथ साथ ये किसान भी होते थे वहाँ पे, अपनी जमीनों को खोद के धान फसलों को उगाते थे। तो प्लफ्ड फील्ड यानी कि खेती के लिए प्रॉपर जो तरीके होते हैं वो भी ये जानते थे, इसकी खोज हुई थी। और यहाँ पे बोन्स ऑफ कैमल भी मिला, मतलब कैमल का, ऊँटों के कुछ ढांचे मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ऊँट भी पाले जाते थे। फ्रेंड्स, कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि यहाँ घोड़े अब तक नहीं पाले जाते थे, घोड़ों का ये लोग इस्तेमाल नहीं जानते थे, लेकिन कुछ जगहों पे घोड़ों के भी मिले हैं एविडेंस। धौलावीरा में इसकी खोज हुई थी, जिसको J.P. जोशी ने खोजा था 1967-68 में।
ये लूनी नदी के किनारे खोजी गई थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है सुड़को ताडा, जो कि गुजरात में है। इसे भी जेपी जोशी ने खोजा था 1972 में। और ये कौन सी नदी है? साबरमती एंड भोगवा नदी के किनारे। और इसी जगह पे जो है हॉर्स के कुछ एविडेंस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि नहीं, ये लोग कुछ जगहों पे जो है हॉर्स या फिर बाद के समय में घोड़ों का यूज जो है वो जानते थे। ये लोग अब तक कौन से मेटल का यूज नहीं जानते थे, कि ये लोग लोहे का इस्तेमाल अब तक नहीं जानते थे, सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, और आगे एक दो जगह के नाम है जो मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक और नाम है बनवाली, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, ये जगह हरियाणा की है और इसे खोजा था आर.एस. बिस्ट ने 1973 में। और ये सरस्वती नदी के किनारे इसकी खोज हुई है। यहाँ पे बार्ले की खेती होती थी, इसके एविडेंस मिले हैं। और इस जगह पे प्री हड़प्पा और हड़प्पा पीरियड, ये दोनों पीरियड के जो है कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे पता चलता है कि प्री हड़प्पा पीरियड और हड़प्पा पीरियड दोनों इस जगह पे जो है विकसित हुए थे। तो ये कुछ लिस्ट है आप लोगों के सामने, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगहों के लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए दिया है आज। तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें, लाइक करते हुए बिल्कुल चलिए, और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी हिस्ट्री ऑफ बोरिंग नहीं लगे। आगे अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद क्या आता है ये हम लोग देखते हैं। सो इस चैनल के वीडियोस पे बिल्कुल बने।